अच्छा, आज से हम ना एक लॉन्ग केस के मेथड की, उनकी स्कीम की सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। लॉन्ग केस के अंदर ना देते तो एग्ज़ामिनर्स आपको हैं 30 मिनट्स, लेकिन हमारे पास 30 मिनट्स होते नहीं हैं, हमारे पास 25 मिनट्स होते हैं एक्चुअली। और उस 25 मिनट के अंदर आपने सॉलिड 15 मिनट तो आपने एग्ज़ामिनेशन के लिए रख छोड़ना है। तो बाकी पीछे कितने मिनट रह गए? 10 मिनट, जिसके अंदर हमने आप हिस्ट्री भी लेनी है, उसका बायोडाटा लेना है, हमने उसकी प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट का ऑडी पैरा लगाना है, हमने उसका सिस्टम डिफ़ाइन करना है, हमने उसकी कुछ डीडीज़ बनानी है। फिर वो कहते हैं कि आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछी, पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछी, उसकी डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पूछी, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं पूछी, आपने उसकी कोई पहले ट्रीटमेंट लग रही थी नहीं, कोई सैंडोल लग रहा था नहीं, एसाइटिक ट्रैप हुआ था। और अगर डायबिटीज़ आ जाती है, उसकी मल्टीपल आपको चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा हर किसी ने दिमाग में डाला हुआ है कि ये लॉन्ग केस, इतने सारे पॉइंट्स आपने पूछने हैं, टाइम आपके पास है नहीं, आपने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ, जो कि मैं भी फ़ॉलो करती थी, उसको करके देखें। मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को भी बेहतर लगेगा ये मेथड, और उसके बाद आपकी हिस्ट्रीज़ जल्दी फिनिश हो जाया करेंगी, जो इतने सारा हम टाइम लगाते हैं। अब ये मैं एक पैटर्न आपको साथ शेयर भी करती हूँ, दिखाती भी हूँ। अब ये देखें। अच्छा, जब हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले पेशेंट के इंट्रोडक्शन से, इसके लिए हमारे पास 5 मिनट है, जिसके अंदर हमने पेशेंट को अपनी रेपो बिल्ड करनी है। पेशेंट का नाम नेग्रियोमा। सबसे पहले ना आपने एक पेज बना लेना है, जैसे ही आपको शीट मिलती है ना, आपने एक रफ सा पैटर्न बना लेना है। मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर क्या-क्या लिखा हुआ है। ये पैटर्न आपने ऐसे ही बनाना है एग्ज़ाम के अंदर, और उसके अंदर अपनी चीज़ें फिट करनी है। सबसे पहले जैसे ही सफ़ा मिलेगा, आपने लिख लेना है नेग्रियोमा। नेग्रियोमा से है नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, और किसके साथ अकम्पनीड विद, फादर आया है, डॉटर आई है, चेयर पे आए हैं, व्हील चेयर के ऊपर आए हैं, किस तरह आए हैं। अब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट से पूछ ली। प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो आपको बताता है कि मेरी थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे आपने फटाफट ओडी पैरा लगा लेना है। ओडी पैरा ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग डिलीवरी, ताकि आपका एक ओपनिंग सेंटेंस बन जाए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। इसके किसी पॉइंट के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गौर करना है तो आपने इसके ऑनसेट पे एक्यूट है या क्रॉनिक ऑनसेट है, यही इंपॉर्टेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए, ठीक है। अब आपने ना सिस्टम अपना फाइंड करना है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन के लिहाज से मेरा कौन सा सिस्टम है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आपने देखना है कि मेरा क्या ये शॉर्ट, आपने पूछ लेना है कि सीवीएस के पॉइंट्स तो नहीं थे इसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉइंट्स पूछ लेने हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेरे पास कफ, स्पूटम, हेमोप्टिसिस के साथ तो नहीं आ रही थी। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मेरी रीनल कॉज की वजह से तो नहीं है। मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई हीमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया तो नहीं था। वो क्वेश्चन सारे आपने रीनल के पूछ लेने हैं। या ये एंडोक्राइन तो नहीं था, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डीके की वजह से तो नहीं था, ये एक्यूट और क्रॉनिक करके फिर आपने सिस्टम डिफाइन कर लेना है। जब आपने सिस्टम फाइंड आउट कर लिया, अब आपको पता चल गया कि मेरा सिस्टम था रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा एक सिस्टम था, ठीक है। इसके अंदर मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फिट हो रही है। नेक्स्ट आपने फटाफट अपने दिमाग में डीडीज बना लेने हैं उस सिस्टम की जिसके अंदर आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पॉइंट्स फॉलो हुए हैं। अब डीडीज बनाने का बड़ा आसान तरीका है। वैसे हम मल्टीपल या 20-20 डीडीज याद कर रहे होते हैं। सबसे ब्रॉड तरीका है, आप इन डीडीज को 4 सेट्स में डिवाइड करें। पहले आप ऊपर लिखें इन्फेक्शन, क्योंकि सबसे कॉमन इन्फेक्शन ही होगा जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके अंदर आपने लिख लेना है, ठीक है, इन्फेक्शन। उसके बाद है एंड ऑर्गन। एंड ऑर्गन का क्या मतलब है कि यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसके अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास लंग फाइब्रोसिस आ जाती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आ जाती है। एंड ऑर्गन की तरफ आपने चले जाना है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ आप लगा लें, या आप देखें कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ तो नहीं था, कोई ऑटो इम्यून कॉज तो नहीं थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। और एंड में आप मेलिग्नेंसी लगा लें, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये आपकी मोटी अच्छी 4 डीडीज़ बन जाएंगी। उसके बाद अब आपने ना एसोसिएशंस लिखनी है, यानी आपने इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ उसका न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन कितनी थी, कितने चलने के ऊपर, वो आप सबको पता है कि कितने चलने पे सांस चढ़ता था, क्योंकि ये भी एक पॉइंट आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ बताना पड़ेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये जब आपने फाइंड आउट कर लिया ना कि मेरा सिस्टम कौन सा है, और मेरी डीडीज के अंदर मैंने ऊपर इन्फेक्शन रखना है, आया एज की वजह से, या मैंने मेलिग्नेंसी रखनी है, या एज की वजह से मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ रखनी है।
अभी ऊपर नीचे यही आपने करनी है डीडीज़ एग्जामिनेशन के बाद। अब जब या आपने यहाँ तक न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन निकाल ली, 5 मिनट इसको दे दिए और सॉलिड 5-7 मिनट आपने ना यहाँ तक निकाल लिए। उसके बाद अब आपने खड़े हो जाना है फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आपने जब खड़े हो जाना है, उसके बाद ये जो बाकी पैटर्न है ना, ये आपने एंड वाले 5 मिनट्स में फॉलो करना है। ये एग्जामिनेशन आपने सॉलिड 10 मिनट का करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से शुरू कर देना है। जनरल फिजिकल के बाद सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करना है और बाकी सारे सिस्टम्स को, कार्डियोवास्कुलर, एब्डोमिनल, सीएनएस को जस्ट टच करते जाना है अकॉर्डिंग टू योर डीडीज। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि एंड में 5 मिनट बिल्कुल बैठ जाना है पेशेंट के पास। आपने पूरी अपनी सिस्टेमिक इंक्वायरी, जिसके अंदर आपने जो सवाल आपको पता है, वेट लॉस के बारे में पूछना है, एपिटाइट के बारे में पूछना है, इसके अलावा आपने पूछना है कि उसकी जो जो सिस्टम आपने पहले नहीं किया वो अब आपने सिस्टेमिक इंक्वायरी के अंदर पूछ लेना है। इसके अलावा आप फीमेल्स है तो प्रेगनेंसी पिल्स पीरियड्स के बारे में पूछना है। ये है केयर, यानी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एसोसिएशन है, रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी ईटियोलॉजी है। ठीक है, इसके बारे में कोई बताएगा कि मैं स्मोकर हूँ, या मैंने पास्ट हिस्ट्री पूछ लें, कोई फैमिली हिस्ट्री पूछ लें टीबी की, या इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री पूछ लें। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, जो आपने इन्फेक्शन या टीबी ऊपर रखा है, या आपने रखा है एंड ऑर्गन ऊपर रखा है, ऑटो इम्यून मैलिग्नेंसी, इनकी जो भी आपने डीडीज में सबसे ऊपर रखा है उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेनी है। लेकिन ब्रॉडली रेस्पिरेटरी सिस्टम की 4 कॉम्प्लिकेशंस तो लाजमी पूछनी है आपने। पल्मी हाइपरटेंशन के बारे में पूछना है आपने, पल्मी एडीमा के बारे में पूछना है आपने, इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में पूछ लेना है आपने इसको। ठीक है, उसके बाद है ये कॉम्प्लिकेशंस ना सिर्फ डिजीज़ की है, प्लस ट्रीटमेंट की भी कॉम्प्लिकेशन है। ये आगे आपने एंड वाले ब्लॉक में ट्रीटमेंट लिखनी है, जौन सी भी वो ट्रीटमेंट लेता रहा है, यानी नेबुलाइजेशन लेता रहा है, स्टीरॉइड्स लेता रहा है, एंटीबायोटिक्स लेता रहा है, तो आपने पूछ लेना है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल्सो। यानी आपने पूछना है कि उसको स्टीरॉइड से मायोपैथी तो नहीं होती, उसको कोई डायबिटीज़ तो नहीं होगी, कैटरैक्ट तो नहीं हो गया। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सीबीसी करना है, एक्सरे चेस्ट करना है, आपने पल्मी फंक्शन टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद एंड में सोशियो इकोनॉमिक, घर कैसा है, कच्चा पक्का, ऊपर नीचे रहते हैं, स्टेयर्स है कि नहीं है, और पेट्स के बारे में पूछ लेना है। और उसके बाद अब आपने एग्जामिनेशन पेशेंट को कवर करना है, और आपने 1-2 मिनट पहले अपने आप को कंपाइल करने के लिए लास्ट 5 मिनट्स बचा के रखने हैं।